हेलो स्टूडेंट, आप डिफरेंशियल वाला पार्ट, डिफरेंशियल का पार्ट आपने पूरा ख़त्म कर दिया था। डिफरेंशियल में आपने कुछ कंपटीशन से संबंधित क्वेश्चन से आपने क्वेश्चन को एंड कर दिया था। ठीक, आप डिफरेंशियल वाला पार्ट पूरा सीख चुके हैं। अब अधिक से अधिक क्वेश्चन आप हमसे पूछने का प्रयास करिए यदि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हमारा अगला चैप्टर आप लोगों के क्वेश्चन आए कि रेट पढ़ाइए। आप लोगों ने क्वेश्चन कहा किया कि पहले रेट पढ़ाइए। हम चूंकि पढ़ाना चाहते थे मैक्सिमा मिनिमा, आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि नहीं पहले रेट पढ़ाइए। रेट ही हम स्टार्ट करने वाले हैं। डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, चैप्टर का नाम है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। आप इसे केवल रेट नाम से, दर, रेट माने दर। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या था? डी डी एक्स ऑफ वाई क्या था? डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही तो रेट है। आपको रेट आपने क्या समझा था? आपने बोला था यहाँ पर जो डी डी एक्स ऑफ वाई है वो क्या है? वो था कि एक्स में जितना चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में जो वाई में चेंज होगा वही तो रेट था। एक्स में जो चेंज था, यदि एक्स में आपने एक्स में जितना चेंज हुआ है उसके रिस्पेक्ट में वाई में जो चेंज होगा वही तो रेट था। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है? एक्स में चेंज होने पर वाई में चेंज कितना होगा, यही तो आपका रेट था। कुछ भी नहीं बदला। आप डी डी एक्स ऑफ वाई जानते हैं, बस आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का तरीका देखिए। आप लोगों की मांग पर कि पहले रेट पढ़ाइए, तो रेट आपको शुरू कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन और पूछा गया। हम रेट शुरू करने से पहले ये अजय जोशी ने ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रूव सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन इज 2n-4 इंटू π/2। उसने ये क्वेश्चन किया कि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 2n-4 π/2 होता है। ये क्वेश्चन अजय जोशी ने ये क्वेश्चन पूछा है। फिर से देखिए, प्रूव सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग 2n-4 इंटू 90 होता है। ये प्रूफ करके दिखाइए। तो आप सबसे पहले, चूंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसका कोई यहाँ रिलेशन नहीं था, आपने एक क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन पे आधारित हम आपको ये प्रूफ करके दिखाएंगे। इसके बाद जब आपने ये पूछा है कि ये रेट पढ़ाइए, हाँ ठीक है, नाम नहीं लेना है, आप रेट पढ़ाइए, तो हम इसके बाद आपको रेट वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पहले कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, जो रेगुलर पॉलीगन्स है उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री कैसे प्रूफ करके दिखाइए। 2n-4 इंटू π/2 कैसे होता है, ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रूव सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो रेगुलर पॉलीगन है, पॉलीगन माने बहुभुज, जो बहुभुज होता है उसके सभी अंतः कोणों का योग 2n-4 इंटू π/2 होता है। तो ये बहुत साधारण सी बात है। आपने देखा होगा कि इसको अपन लोग एक चतुर्भुज बोल देंगे। चतुर्भुज, हिंदी में चतुर्भुज बोलते। चार, इसकी कितनी साइड है? ये आप देखिए, ये पंचभुज है। ठीक है, अब आप देखिए कि पेंटागन, हेक्सागन, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल समझते हो ना? एक कोई चतुर्भुज है। आप जो बताइए चतुर्भुज की क्वाड्रिलेटरल की कितनी साइड होती हैं? 4।
आप ये देखिए, अगर हम इसका ये डायगोनल खींच दें, बताइए क्वाड्रिलेटरल में कितने ट्राइंगल बन सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल में जिसकी 4 साइड होती हैं उसमें 2 ट्राइंगल बन सकते हैं। देखिए आप, इससे याद तो नहीं बन सकते। चलिए अब आइए पेंटागन पे आइए, पंचभुज पे आइए। देखिए कितने ट्राइंगल बन रहे हैं। हमने देखा कि पेंटागन में 5 साइड होती हैं कि नहीं, लेकिन ट्राइंगल कितने बन रहे हैं? 1 2 3। हमने जब देखा कि ये क्वाड्रिलेटरल था, इसकी 4 साइड थी, तो इसमें ट्राइंगल बन रहा है 4 - 2 बन रहा है ना, 4 - 2। पेंटागन में 5 साइड होती हैं, लेकिन ट्राइंगल बन रहा है 5 - 2। आप हेक्सागन पे आ जाइए, देखिए हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं? 1 2 3 4 5 6 साइड होती हैं, लेकिन ट्राइंगल कितने बन रहे हैं? देखिए आप, ट्राइंगल बन रहे हैं 6 - 2 = 4। यदि क्वाड्रिलेटरल है, इसमें 4 साइड हैं, ट्राइंगल बनेंगे 2, 4 - 2 ट्राइंगल बनेंगे। यदि पेंटागन है, इसमें 5 साइड हैं, तो इसमें ट्राइंगल कितने बनेंगे? 5 - 2 3 ट्राइंगल बनेंगे। अब आ जाइए हेक्सागन में कितने ट्राइंगल बनेंगे? आप देखिए 1 2 3 4। हेक्सागन में 6 साइड होती हैं, 6 साइड होती ना, तो ट्राइंगल कितने बनेंगे? 6 - 2 यानी 4 साइड बनेंगे। हेक्सागन में 4 ट्राइंगल बनेंगे, पेंटागन में 4, ऑक्टागन में कितने होंगे? अष्टभुज में अष्टभुजाओं वाला बहुभुज में कितने बनेंगे? 8 - 2 6 ट्राइंगल बनेंगे कि नहीं? आपने देखा कि यदि क्वाड्रिलेटरल है तो 4 - 2 ट्राइंगल बनेंगे, पेंटागन में 5 - 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, हेक्सागन में 6 - 2 यानी 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, हेप्टागन में 7 - 2 यानी 5 ट्राइंगल बनेंगे, ऑक्टागन में जिसमें जिनकी साइड होंगी उनमें कितने बनेंगे? 8 - 2 यानी 6 ट्राइंगल बनेंगे। आपको कहो तो बना के दिखाएं। देखिए, ये देखिए, ये अलग हटके क्वेश्चन है, इसका कोई इससे लेना देना नहीं था। एक क्वेश्चन आया था कि आप ग्राफ समझाइए, बेसिक से ग्राफ। हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम आपको ग्राफ सिखा सके, और एक बार आपने हमसे ग्राफ सीख लिया ना, आप याद रखेंगे। कोई आप किसी से आपने ग्राफ, क्योंकि हमारा बिल्कुल लोअर स्टैंडर्ड से आपको हम ग्राफ सिखाना चाहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछने की हमारा तो आज ही क्वेश्चन पूछा गया, हमें तो बिल्कुल आज तो हम घूम गए। 12th की किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया कि वह थोड़ा समझ में आया, थोड़ा समझ में नहीं आया। अब किस के आंसर अपन कैसे दें, ये भी तो आप समझ सकते हैं ना। तो जितना होगा उतना करेंगे। किनका? तनिष्क साहू ने ये क्वेश्चन किया कि हमें घूम रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक सर, मुझे समझ में तो आया, पर पूरा नहीं आया, कंफ्यूज हो रहे हैं। अब लास्ट चैप्टर आपने ये डिफरेंशियल के 9वें के फर्स्ट पार्ट में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब किस पार्ट के लिए पूछा है, हम कोशिश करेंगे कि आपके धीमे करके आपके आंसर दे सकें। क्योंकि हमारा आज डेरिवेटिव एज रेट में हम आज हिसाब किताब खत्म करना चाहते हैं, आपके 12th के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनका। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें 4 - 2 ट्राइंगल बनेंगे, पेंटागन में 5 - 2 ट्राइंगल बनेंगे, हेक्सागन में 6 - 2 यानी 4 ट्राइंगल बनेंगे, ऑक्टागन में देखिए आप, देखना 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल बनेंगे। बस हो गया, बहुत हो गया। यदि ऑक्टागन है यानी 8 साइड है ऑक्टागन में, तो 8 - 2 ट्राइंगल बनते हैं, पता है? समझ में आई ना? अगर हेक्सागन है तो 6 - 2 यानी 4 ट्राइंगल बनते हैं। वही यही तो है। यदि किसी पॉलीगन में 8 साइड हैं तो 8 - 2 ट्राइंगल बनेंगे। यदि पॉलीगन में n साइड है, बताइए, तो n - 2 ट्राइंगल बनेंगे कि नहीं बनेंगे?
यदि पॉलीगन में n साइड है तो n-2 ट्राइंगल बनेंगे। बताइए आप कहेंगे कि एक ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? पाई होता। एक ट्राइंगल के सभी एंगल इंटीरियर एंगल का सम पाई होता कि नहीं होता? हमारे अगर n साइड है तो n-2 ट्राइंगल बनेंगे। अगर n साइड है एक ट्राइंगल में, अगर एक ट्राइंगल के सभी एंगल का सम पाई होता है, आपको पता होगा, तो n-2 साइड n-2 ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होगा? आप लिख देंगे इसमें n-2 इंटू पाई होगा। n-2 इंटू एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम पाई होता है, 180 डिग्री होता है। ये पता है कि नहीं? हमारे पास अगर ऐसा अपन लोग ये लगा सकते हैं, आप इसमें लगा सकते हैं। उसने पूछा है इसको, आप ये 2n-4 इंटू पाई/2 पूछा ना, इस पर आप ऐसा करें 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आएगा n-2 इंटू पाई आ जाएगा। आएगा। देखिए एक ट्राइंगल के सभी एंगल का सम कितना होता? 180। आपके कितने ट्राइंगल? अगर n साइड हैं, अगर आपने देखा कि 4 साइड हैं तो 4-2 ट्राइंगल बनेंगे, 5 साइड हैं तो 5-2 ट्राइंगल बनेंगे, 6 साइड है यदि पॉलीगन में तो 6-2 ट्राइंगल बनेंगे। अगर n साइड है तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? n-2 ट्राइंगल बनेंगे ना। बताइए एक ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता? पाई। तो n-2 ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? 1। एक ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम पाई होता है, तो बताइए n-2 ट्राइंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? n-2 इंटू पाई होगा। आप क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। 2 से मल्टीप्लाई किया 2n, 2 से यहाँ किया 4 और डिवाइड कर दिया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। आप जो तनिष्क साहू है, थोड़ा सा और अच्छी तरह मन लगा के पढ़िए। आप पहले डिफरेंशियल से पढ़ना सीखिए, उसमें आप 11th का भी हमने आपको सिखाया है। ठीक है। किसी की थोड़ी बहुत आपस में मदद ले लीजिए और आगे पढ़ने का प्रयास करें तो आपको समझ में आएगा। ये आपने समझ में आ गया होगा, आ गया ना समझ में, कि एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता, और जब n साइड होंगी तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? n-2 ट्राइंगल बनेंगे। तो n-2 ट्राइंगल्स का सम क्या होगा? ठीक है। अब आप ये समझ गए होंगे। अब हम अपने एक नए चैप्टर पर जा रहे हैं, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। एक नया चैप्टर, लेकिन डिफरेंशियल से रिलेशन है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। बहुत ही ज़्यादा सरल चैप्टर है। बदनाम है क्योंकि ये हम लोग बदनाम कर देते हैं। समझ में आई ना? हम जो पढ़ते नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा समझ में आता, स्वाभाविक है चैप्टर आपको कठिन लगने लगेगा। आप इसको यदि आपको उतारना है तो आप उतार लीजिए पहले। ठीक है, फिर आगे देखेंगे। डेरिवेटिव एज रेट मेजर। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप थोड़ा सा हमारी ओर ध्यान देंगे। आपको ddx/y आता है ना, वो ही है ये। आप फिर से डिफरेंशियल सीख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ddx/y क्या है? जितना चेंज x में होगा उसके रिस्पेक्ट में y में चेंज कितना हुआ, यही तो है ना, यही तो रेट है। आपने कहा कि हम इतने 5 रुपए के इसमें 5 किलो आलू इतने के आते हैं तो 1 किलो आलू लेने गए, यही तो आपके रेट है ना। इसी टाइप से तो आप समझते हैं ना। आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखो, पहले क्वेश्चन देखिए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं, वही ddx/y है। आप एक क्वेश्चन है, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल। एक बैलून है वो हमेशा गोलाकार रहता है। A balloon which always remain spherical has variable radius। यहां पर देखेंगे variable radius, साफ साफ संकेत कर रहा कि यहां पे जो आप खुद बताइए, आप बैलून होगा
उसकी रेडियस वेरिएबल तो होगी, आप उसको फैलाएंगे तो क्या बढ़ेगा, उसकी रेडियस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। अब आप बोल सकते हैं कि उसका सरफेस एरिया ही बढ़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ही बढ़ेगा, मानने तैयार तो हैं, लेकिन जिसकी बात करें आप पहले उसका तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, पता है ना। तो अपन लोगों को ये अनावश्यक कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कर्व सरफेस एरिया अर्थात वक्र पृष्ठ पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप तो जिसकी वो बात करें उस पर गौर करिए। उसने कहा एक बैलून है जो स्फेरिकल रहता है, हमने मान लिया। अब वो कह रहा कि हैज वेरिएबल रेडियस। वो जब बैलून है, स्फेरिकल है और उसका आकार बढ़ेगा, स्वाभाविक है कि उसकी रेडियस वेरिएबल होगी, लेकिन उसने फिर भी कह दिया कि रेडियस है वेरिएबल है। वेरिएबल माने जो चेंज होता है वो वेरिएबल कहलाता। आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो क्या क्या चेंज होगा। आप गुब्बारे में हवा भरिए, उसकी रेडियस बढ़ेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका कर्व सरफेस एरिया बढ़ेगा, उसका टोटल सरफेस एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको सबसे हर चीज से मतलब नहीं है, जिसके बारे में चर्चा की जा रही है आप उस पर गौर करिए केवल। जैसे उसने कहा हैज वेरिएबल रेडियस, ठीक है, मान लिया कि रेडियस ना वेरिएबल है, ये भी हाँ मन में है। वॉल्यूम, आप बताइए गुब्बारे में हवा भरेंगे तो उसका आकार बढ़ेगा कि नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं। एयर का वॉल्यूम होगा ना, वही तो आपका बैलून का, स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। वो कह रहा कि जैसे जैसे आप देखना क्वेश्चन क्या पूछा कि जैसे जैसे हम उसकी रेडियस बढ़ रही है तो वॉल्यूम में चेंज क्या होगा। यदि आप वॉल्यूम को y मान लें और रेडियस को x मान लें, ठीक है ना। पता क्या पूछा उसने, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए। वॉल्यूम को क्या माना आपने y, रेडियस को क्या माना x, तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए। डी डी एक्स ऑफ वाई क्या है कि जैसे x माने रेडियस, जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी तो उसके वॉल्यूम में चेंज क्या है, वही डी डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन अभी हम y और x माने रहेंगे तो फिर कहेंगे आप लोग वॉल्यूम को आप v मानेंगे, रेडियस को r मानेंगे। पता उसने क्या पूछ लिया अपन से, डी डी आर ऑफ v पूछ लिया कि जैसे जैसे रेडियस में चेंज होगा। बताइए डी डी एक्स ऑफ वाई का अर्थ क्या बताया था हमने, x में चेंज होने से y में चेंज क्या होगा। तो डी डी आर ऑफ v क्या कहलाएगा कि रेडियस में चेंज होने से उसके वॉल्यूम में क्या चेंज होगा। आया समझ में, डी डी आर ऑफ v, इसका मतलब क्या है, रेडियस में यदि चेंज होगा तो वॉल्यूम में उसके कितना चेंज होगा, वही पूछा है। देखिए, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब इतना बढ़िया तो दे दिया होता है उसने पूछा है कि वॉल्यूम में इंक्रीज क्या होगा रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी वो आपसे पूछ रहा है डी डी आर ऑफ वी। पूछा कि नहीं पूछा, डी डी आर ऑफ वी मतलब रेडियस के जितना हम बढ़ाएंगे, जब रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी डी डी आर ऑफ वी पूछा, कुछ नहीं पूछ रहा आप। अब अभी तक इसमें क्या था कि जब हम डिफरेंशियल पढ़ रहे थे हमें दे दिया जाता था कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम बड़े आसानी से डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लेते थे। इसमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं दिया। इसमें अब आपको क्या करना, बस ये आप थोड़ा सा हमारी समझने का प्रयास कीजिए जो हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे उसने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर नहीं दिया ना, यहाँ पे फंक्शन हम बनाएंगे। क्या उसने ये कहा, उसने पूछा कि फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। उसका जो वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा ये बताइए। किसका वॉल्यूम, स्फेरिकल बैलून है ना, स्फेरिकल बैलून, उसका वॉल्यूम। तो आपको सबसे पहले स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए। उसने पता क्या पूछा, जैसे हमने आपसे बोल दें कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप डी डी एक्स ऑफ वाई तुरंत निकाल देंगे। अगर हम आपसे पूछें, आपको ये तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, उसने क्या पूछा, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। उसका वॉल्यूम किस उसमें इंक्रीज हो रहा, विद रिस्पेक्ट टू आर। साफ साफ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। पहले तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, उसने पूछा क्या है, उसने आपसे पूछा है कि डी डी आर ऑफ वी, यदि रेडियस चेंज होती है
तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि रेडियस चेंज होगी तो इसके रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना चेंज होगा, वो ये पूछ रहा, वो DDR ऑफ V पूछ रहा। अच्छा जी बताइए, अगर हम कहते हैं कि V इक्वल टू आर स्क्वायर, अब तो निकाल लोगे DDR ऑफ V, लेकिन V इक्वल टू आर स्क्वायर ये क्या है, ये कुछ नहीं है। आपको तो स्फीयर के वॉल्यूम में चेंज चाहिए ना, कि यदि रेडियस चेंज होती है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना चेंज होगा। तो यहां पे V क्या लिखेंगे आप, V लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। लो जी आ गया। अगर हम आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे दें, तो आप DDX ऑफ y निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। इसी प्रकार हमने आपको v इक्वल टू 4/3 यानी ये स्फीयर का वॉल्यूम है। अब उसने ये पूछा है कि फाइंड द रेट एट विच इस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। बताइए, हमने आपको बोला था DDX ऑफ y क्या है, हमने ये बोला था यदि x में चेंज होता है, x में इंक्रीज होने से y में कितना इंक्रीज होगा, यही तो बोला था ना हमने। DDX ऑफ y क्या कहलाता, बताइए। DDR ऑफ v क्या कहलाएगा, अब हमें ये बताइए। DDR ऑफ v कहलाएगा कि रेडियस में चेंज होने से उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा। DDR ऑफ v यही कहलाएगा कि नहीं, यही तो कुछ पूछा है उसने। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू, वॉल्यूम का आपको ये बताना कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जैसे जैसे उसकी रेडियस बढ़ेगी तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, यानी आपको DDR ऑफ v निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको स्फीयर के वॉल्यूम में चाहिए ना, आपको स्फीयर के वॉल्यूम में चेंज चाहिए ना, तो आप सबसे पहले स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बना लेंगे। देखिए v और r की ये तो कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म है, तो आप DDR ऑफ v निकालेंगे 4/3 पाई कांस्टेंट, और ये 3r स्क्वायर आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 4/r स्क्वायर। ये आ गया आपका कि रेडियस के रिस्पेक्ट में, रेडियस जब चेंज होगी, रेडियस इंक्रीज होगी तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो गया, यही तो आ गया DD ऑफ y। लेकिन उसने एक काम और पूछा है, आप देखिए, उसने ये कहा है व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस 7 थी तो आप क्या करने ना, DDR ऑफ v r इक्वल टू 7 पर क्या होगा 4πr स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा, 4π यानी 22/7 हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती ना, इंटू 49, 7 7 द 49। ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा 22 इंटू 28 और क्यूब सेंटीमीटर, यूनिट का क्यूब 7 सेंटीमीटर, दिस सेंटीमीटर है तो आपको यूनिट की यहाँ क्या लिख देंगे अपन, सेंटीमीटर का क्यूब। यदि रेडियस 7 सेंटीमीटर थी, अब थोड़ी सी चालाकी देखिए, पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि उसने क्वेश्चन क्या किया। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, उसने ये पूछा है कि रेडियस चेंज होगी तो वॉल्यूम उसके रिस्पेक्ट में कितना चेंज होगा, ये पूछा है उसने। वॉल्यूम में चेंज पूछा है रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी उसने DDR ऑफ v पूछा है। तो सबसे पहले हम ये पूछेंगे, अगर मान लो यहीं पे एक क्वेश्चन हमने आपको बना रहे हैं कि क्वेश्चन ये है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम, की यहाँ क्या बोल रहे हैं हम, सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू, ये क्वेश्चन हमने बना दिया। क्या क्वेश्चन बनाया, फाइंड द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया। अब हम ये बोल रहे हैं कि वॉल्यूम का सरफेस, आप बताइए, गुब्बारे में आप हवा भरेंगे तो गुब्बारे का सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ, ये तो जानते हो ना, वक्रपृष्ठ बढ़ रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा। तो वो कह रहे कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी तो उसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा। तो हम यहाँ पता क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, जो अगर आप हमसे स्फीयर के वॉल्यूम में चेंज पूछेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर रेडियस, अगर आप वॉल्यूम में चेंज पूछेंगे तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। हम एक ऐसा फंक्शन बना लेंगे जिसमें v आता हो
और वेरिएबल आर आता हो। कितना बढ़िया तो फॉर्मूला देखिए, वी आता आर आता, कांस्टेंट की बात नहीं है। बताइए सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसी में हमने क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, v इक्वल टू एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या पूछा उसने पता, चेंज इन सरफेस एरिया। देखिए फाइंड द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा, ये पूछा। तो हम क्या करेंगे, उसने हमसे पता क्या पूछा, सरफेस एरिया को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है। देखिए आप, तो हम क्या करेंगे, हमें डी डी आर ऑफ एस निकालना है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में सरफेस एरिया में चेंज क्या है। देखिए हमने ये फॉल लगा दिया। अब डी डी आर ऑफ एस नहीं कर पाएंगे क्या आप, हैं डी डी आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल नहीं कर पाएंगे, 4 पाई है और ये आ गया 2r। अब उसने कहा था कि वैन रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो ये 8 पाई हो जाएगा इंटू 7, पाई की वैल्यू 22/7 रख देना, 22/7, 7 से 7 कट जाएगा और 22 इंटू 8 से आप मल्टीप्लाई कर देना, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अगर हम आपसे पूछें कि रेडियस के रिस्पेक्ट में उसका जो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आप V और R का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे स्फीयर का। अगर हम पूछें कि सरफेस एरिया कितना चेंज होगा, तो आप सरफेस एरिया का R के रूप में लगाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछें हम आपसे, अगर हम आपसे पूछें कि सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, देखिए हम एक ही क्वेश्चन में बात बढ़ाने लगे। देखिए आप लोगों को पता है ना कि सरफेस एरिया भी बढ़ रहा और वॉल्यूम भी बढ़ रहा, पता है ना। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ दें कि बताइए सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में उसका जो वॉल्यूम है कितना इंक्रीज होगा, देखो क्वेश्चन क्या बना दिया, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। लो, विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। बताइए आपका क्वेश्चन क्या हो गया, आपका क्वेश्चन हो गया डी डी एस ऑफ वी, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में। कोई डर की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा परिचय है। हमने जो आपको परिचय दे रहे ना, अभी हमने बोला था कि जब डी डी आर ऑफ वी चाहिए तो हमने बोला था ऐसा कोई फंक्शन मिल जाए जिसमें वी आता हो और आर आता हो, झंझट खत्म। जब हमने कहा था कि डी डी आर ऑफ एस, तो हमने कहा था एस सरफेस एरिया का ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिसमें केवल आर आता हो, कांस्टेंट चीजें कुछ भी हो, हमें कोई बुराई नहीं है, कहा था ना ये है। लेकिन अब जब ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें ये लिखा हो कि डी डी एस ऑफ वी, आप इतने समझदार हैं, आपको पता है कि आपने तो सिंगल वेरिएबल पढ़ा है ना। बताइए डी डी एस ऑफ वी क्या कहलाएगा, डी डी आर ऑफ वी निकाल लेना, ऑफ डी डी आर ऑफ एस निकाल लेना। लो बताइए डी डी आर ऑफ वी कितना है, डी डी आर ऑफ वी है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशियल का यूज कर रहे हैं हम, और डी डी एस और आर कितना है, देखो वो लिखा 8 पाई आर, वो लिखा 8 पाई आर। देखिए पाई से पाई, 4 से 8, 2 बार, आर से आर बाई 2 आ जाएगा। अब उसने कहा जब रेडियस आर से 7 है तो आपका आएगा 7/2 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? देखना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में हमने पूरा रेट पढ़ा दिया। आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन, ए बैलून इज which is always remain in spherical, ठीक, has variable, एक बैलून है उसकी रेडियस वेरिएबल है। बताइए जब रेडियस वेरिएबल होगी तो सरफेस एरिया वेरिएबल नहीं होगा। नहीं समझ में आया? सरफेस एरिया भी तो वेरिएबल होगा और उसका वॉल्यूम भी वेरिएबल होगा। यही तो हमें क्वेश्चन बनवा, यही तो, इसी ने तो हमें बता दिया कि तुम क्या क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। हम समझ गए आर वेरिएबल है, जो चेंज होता है उसे वेरिएबल बोलते हैं। जब गुब्बारे में हवा भरेंगे आर चेंज होगा, सरफेस एरिया, उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वक्रपृष्ठ, वो चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज होगा। ये इसने हमें बता दिया कि 3 क्वेश्चन बना दीजिए। कैसा? फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू आर। उसने कहा वॉल्यूम किस, तो हमने कहा वी और आर में रिलेशन मिल जाए हम निकाल देंगे। उसने कहा कि सरफेस एरिया किस रेट से चेंज हो रहा, हमने ये भी बता दिया कि सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर निकाल दिया। अब उसने कहा क्योंकि एस और वी भी तो वेरिएबल है तो हमने इनमें भी रिलेशन ले लिया। पता क्या किया हमने कहा
फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा। हमने चूंकि पता है कि v और s दोनों वेरिएबल हैं, हम क्वेश्चन बना दिया। v और s दोनों वेरिएबल है ना, क्वेश्चन बना दिए। तो हमने सोचा कि क्या हमें ddS ऑफ v निकालना है, सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में कितना इंक्रीज होगा ये बताना है। तो हमने कहा, हमने तो पढ़ा सिंगल वेरिएबल, पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, पेरीमीटर। वही देखिए कितना बढ़िया, ddS ऑफ v निकालना तो हमने ddr ऑफ v निकाल लिया अपॉन ddr ऑफ s निकाल लिया। अब आप कहेंगे, कभी कभी बच्चे जिद करने लगते कि जिस प्रकार आपने कहा था कि देखिए v और r में रिलेशन ले लेंगे तो ddr ऑफ v निकल आएगा, जैसा हमने कहा था कि s और r में रिलेशन ले लेंगे तो ddr ऑफ s निकल आएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि v और s में रिलेशन ले लें? कैसे? देखिए, हम जैसे v इक्वल टू इतना था 4 पाई r, हम यहां से ऐसा कर रहे हैं, हम यहां से ऐसा कर रहे हैं कि r की वैल्यू निकाले ले रहे हैं। बताइए r स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल टू होगा s अपॉन 4 पाई, होगा कि नहीं होगा? अब यहां देखिए थोड़ा, यहां पे r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू इतना आएगा। चलो तो फिर हमने क्या किया इतना, देखिए हमारे पास आंसर है, हमने थोड़ा सा और चेंज किया, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू है। पता है हम पहला परिचय दे रहे हैं, बहुत कम लोग झेल पाते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि हम ये आपको पहले ही क्वेश्चन में पूरा दर्शन करवाना चाहते हैं। हम अपने मन की बात, देखिए हम एक और नई चीज़ देना चाहते हैं। 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू वो निकाल के आए हम, s की पावर 1/2 अपॉन 2 पाई की पावर 1/2 का क्यूब। देखिए v इक्वल टू 4/3 पाई, जिस प्रकार हमने सोचा कि ddr ऑफ v निकालना हो तो v और r में रिलेशन मिल जाए, जिस प्रकार हमने सोचा s और r में रिलेशन निकालना हो, यानी ddr ऑफ s निकालना हो तो s और r में रिलेशन मिल जाए, उसी प्रकार हमने सोचा कि ddS ऑफ v निकालना है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा तो हो ही सकता, ये ऐसा हो सकता, मान लो ऐसा नहीं हो सकता, हमें तो मन में आ रहा नहीं, हम तो v और s में रिलेशन चाहते। तो हमने क्या किया, यहाँ से r की वैल्यू निकाली s के टर्म में और यहाँ पुट कर दी। लो देखिए क्या होगा, s की पावर 3/2 अपॉन 2 की पावर 3 8 और पाई की पावर 3/2। देखिए पाई की पावर 3/2, देखते रहना कैलकुलेशन, 4 से 8 2 बार कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिटाए दे रहे, यहाँ से v इक्वल टू आ गया, देखिए ये यहाँ से पाई से पाई की पावर 3/2 डिवाइड होगा तो s की पावर 3/2 ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, अपॉन पाई की पावर 1/2 बचेगा। देखिए नीचे बचेगा, और ये 3 to the 6, ये 3 और ये 2, ठीक है ना, ये 4 से 8 2 बार काटा था, ये आ गया आपका। देखिए v और s में रिलेशन आ गया, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, ये है आंसर। ये तो परिचय है हमारा, ये परिचय है, इतनी जल्दी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हम बोल रहे, इतना दिमाग खोलो। अगर एक भी क्वेश्चन हम इससे अलग करें तो आप बताना फिर। चलिए यहाँ देखिए, अब हम ddS ऑफ v निकालेंगे, 1/6 पाई की पावर 1/2 तो एज इट इज। बताइए इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 3/2 s की पावर 1/2 होगा कि नहीं होगा। उसने दिया था हमें r इक्वल टू 7, बताइए r इक्वल टू 7 होगा तो s इक्वल टू कितना होगा, s इक्वल टू 4 पाई, r का मान 7 है तो ये 49 होगा कि नहीं होगा। चलिए तो s की वैल्यू ये हम यहाँ पुट कर देंगे, ddS ऑफ d, उसने तो हमें दी थी r की वैल्यू, तो हमने r की वैल्यू यहाँ रख के s की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि हमें r नहीं चाहिए, हमें काय की वैल्यू चाहिए थी, हमें तो ठीक है ना, हमें तो s की वैल्यू चाहिए थी। हमने ddv ऑफ अपने इसमें ये v का मान आया था, डिफरेंशियल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 से 6 आपने 2 बार काट दिया तो ये आ गया 1/4
पाई की पावर 1/2 आ गया, और ये रूट एस लिखा, देखिए रूट एस। बताइए रूट एस माने क्या होगा? रूट एस की वैल्यू बोले वहां से 4 पाई इंटू 49। देखना आप लोग, रूट पाई से ये रूट पाई कट गया, अरे नहीं कट गया। अब बताइए यहाँ पे अच्छी तरह देखो, 1/4 एज इट इज, और ये इसका 2 होगा, इसका 7 होगा, 2 से 4 2 बार कट गया, आंसर 7/2 आ गया। आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा ये हमने क्या कर दिया। ये पूरा सार है। अभी आपने हमने बोला ना, ये क्वेश्चन का हमने एक परिचय दिया, इसे आप नहीं उतारिए, ठीक है। अब आप पहले अगला क्वेश्चन देखिए तो शायद समझ में आए। देखिए अभी हमने आपको एक क्वेश्चन समझाया था, एक क्वेश्चन के हमने 3 क्वेश्चन आपको समझा दिए। आप एक क्वेश्चन इसको देखिए, अच्छा इसको करने का प्रयास करिए कि कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। उसने कहा क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया किस दर से चेंज हो रहा, किसका? ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब बताइए, अगर आप एक सर्कल बनाए हैं, देखिए सर्कल, इसकी ये रेडियस है, आप रेडियस बढ़ाएंगे तो सर्कल का, देखिए सर्कल का एरिया बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। यदि रेडियस में चेंज होगी तो उसका एरिया भी चेंज होगा, बोला कि नहीं। तो देखिए फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इस रेडियस। उसने कहा कि जो सर्कल के एरिया में चेंज बताइए विद रिस्पेक्ट टू आर, उसकी रेडियस के जैसे जैसे उसकी रेडियस चेंज होगी, तो यदि किसी सर्कल की रेडियस चेंज करते जाते हैं तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा, ठीक है। हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस, उसका एरिया किस दर से चेंज होगा। फिर सुनिए, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। उसने कहा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। आप एक सर्कल के एरिया में कितना चेंज होगा यदि हम उसकी रेडियस चेंज करते हैं। जैसे जैसे हम उसकी रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया में चेंज की दर क्या होगी, उसने ये पूछा है। समझ में आया क्या क्या रहा वो? उसने ये कहा कि आप DDR ऑफ ए फाइंड करिए। ए यहाँ एरिया है, आर माइनस रेडियस है। हमने मान लिया कि सर्कल का एरिया, हम फिर आपको ध्यान दिलाएं, जब क्वेश्चन होता था y = x², तो आप DDX ऑफ y ज्ञात करते थे 2x। तब आप क्या कहते थे? वही DDX ऑफ y क्या है? x जब चेंज होगा तो इसके रिस्पेक्ट में y कितना चेंज होगा। बताइए DDR ऑफ ए क्या कहलाएगा? DDR की जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी, सर्कल की रेडियस चेंज होगी तो उसके एरिया में कितना चेंज होगा। वही तो क्वेश्चन पूछा है, हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। समझ में आया ना? उसने कहा DDR ऑफ ए फाइंड करिए, तो हम तुरंत कहेंगे कि अगर वो हमसे कहेंगे DDX ऑफ y फाइंड करिए तो हम क्या कहें? यार y और x में रिलेशन मिल जाए तो मजा आ जाए। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसी प्रकार हमसे वो कह रहा कि DDR ऑफ ए, तो हम ये कहेंगे ए माने सर्कल का एरिया और r माने सर्कल की रेडियस। सर्कल का एरिया a और सर्कल की रेडियस में रिलेशन मिल जाए तो हम DDR ऑफ ए बड़ी जल्दी ज्ञात कर लेंगे। तुरंत हम कहेंगे अरे सर्कल का एरिया πr² होता है। वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल A = πr²। होता कि नहीं होता? लो जी रिलेशन मिल गया। बताइए आप DDR ऑफ एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे क्या? हैं DDR ऑफ ए होगा 2πr, होगा कि नहीं होगा? और उसने r कितनी दी है ये आपको लास्ट में देखना है। r उसने 3 दी है, r की वैल्यू आप 3 दे देंगे, 6 पाई सेंटीमीटर। आंसर हो गया। लो क्वेश्चन जितना चाहे लंबा हो, आप पहले तो हमारे ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। उसने कहा हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आर। एरिया में चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू आर।
जैसे जैसे रेडियस चेंज होगी उसके एरिया में चेंज क्या होगा, हमने मान लिया एट एनी इंस्टेंट आर बी द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ अ सर्कल। हमने ये मान लिया किसी क्षण जो सर्किल, जब हमने ऑब्जर्व किया, जब हमने सर्किल को देखा तो उसकी हमें रेडियस आर मिली और एरिया ए मिला, ये हमें लिखना है। एट एनी इंस्टेंट वी ऑब्जर्व दैट द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज आर एंड एरिया ऑफ अ सर्किल इज ए। ये हमने ऑब्जर्व किया है, ये आप पहले लिखेंगे, क्योंकि हमने फिर बोला हम यहां पे लिखेंगे किसी क्षण एट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आर एंड एरिया वी ए। ठीक, हमने मान लिया किसी क्षण सर्कल की रेडियस आर थी और उसका एरिया, जब हमने देखा सर्कल को तब उसकी, क्योंकि यहां पे ये आपने जब देखा तब कुछ होगा और थोड़ी देर आप यहां से करेंगे तो कुछ और होगा, क्योंकि वो सर्कल लगातार बढ़ता जा रहा, ये बोल रहा सर्कल में चेंज लगातार। लेकिन जब हमने देखा था उसको तब उसकी रेडियस आर थी और उसका एरिया ए था, तब हम ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिखना चाहते हम, इसी लिखना चाहते क्योंकि उसने कहा है कि रेडियस के रिस्पेक्ट में इसका एरिया कितना रेडियस उसके एरिया में कितना चेंज हो रहा, हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो है, वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही तो था वो। तो हमने कहा यदि वाई में चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है तो वाई और एक्स में आप रिलेशन दीजिए हमें। अगर आपको एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर निकालना तो ए और आर में रिलेशन दीजिए, ये ए और आर में रिलेशन। अब हमने डिफरेंस दिया, आर की वैल्यू उसने दी है कि, लेकिन जब हमने देखा तब रेडियस आर थी, एरिया ए था, लेकिन वो कह रहा जब रेडियस 3 थी तब चेंज कितना होगा, जब रेडियस आर थी तब चेंज था 2 पाई आर, लेकिन जब रेडियस 3 होगी तो चेंज कितना होगा, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। हम आपको पिछला क्वेश्चन फिर से पढ़ाएं, ये लिखा अ बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, एक गुब्बारा है वो हमेशा गोलाकार रहता है, ठीक है, हैज वेरिएबल रेडियस, उसकी रेडियस है और वेरिएबल है, मतलब चेंज होती रहती है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब बताइए आप, उसने कहा कि आपको DDR ऑफ V फाइंड करना है, समझ रहे ना, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, यही कहा ना। तो हम आपसे क्या बोलेंगे कि V क्या है, आप लिखेंगे एट एनी इंस्टेंट द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून V आर एंड वॉल्यूम इक्वल टू V। जो स्फेरिकल बैलून है उसकी रेडियस आर देखी थी, जब हमने बैलून को देखा तो उसकी रेडियस आर थी, उसका वॉल्यूम जब हमने देखा, लेकिन जैसे हमने यहां निगाह की होगी वो फिर बदल गया होगा, क्योंकि वो वेरिएबल, जब वो तो हमने देखा तब उसकी रेडियस आर थी, वॉल्यूम V था, ये हम लिखेंगे कि माना किसी क्षण जो गोलाकार गुब्बारा है उसकी त्रिज्या आर है, वॉल्यूम V है। हमने इसी को क्यों माना है, सरफेस एरिया क्यों नहीं माना, हमने क्या बोला था, हमें पता है सरफेस एरिया वेरिएबल है, हमें पता है कि जो कर्व सरफेस एरिया वो वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है, रेडियस जब गुब्बारे का साइज बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ रही होगी कि नहीं, उसका वॉल्यूम बढ़ रहा होगा कि नहीं, उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा। बस हमें सरफेस एरिया से क्या मतलब, उसने कहा कि वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा विद रिस्पेक्ट टू आर बढ़ने से, रेडियस बढ़ने से वॉल्यूम कितना बढ़ रहा, तब हम कहेंगे हमें DDR ऑफ V निकालना है, तब हम कहेंगे V और R में रिलेशन मिल जाए। V क्या है यहाँ पे, आप क्या बोलोगे, माना किसी क्षण गुब्बारे की त्रिज्या R थी एंड उसका जो वॉल्यूम था वो V था, एट एनी इंस्टेंट द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बैलून VR एंड द वॉल्यूम V कैपिटल V, UV वाला V। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देन V इक्वल टू आप क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। क्यों लिखा आपने V और R में रिलेशन, क्यों लिखा, क्या बोला था आपसे, यदि आपको DDX ऑफ Y चाहिए तो आपको Y और X में रिलेशन चाहिए, यदि आपको DDR ऑफ A चाहिए तो आपको A और R में रिलेशन चाहिए, यदि आपको DDR ऑफ V में रिलेशन चाहिए आपको
यदि V तो V यानी V क्या है, स्फेरिकल बैलून का वॉल्यूम, और R क्या है, स्फेरिकल बैलून की रेडियस। गोलाकार गुब्बारे का आयतन V है और त्रिज्या, बताइए गोलाकार गुब्बारे का आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो V और R में रिलेशन आ गया। यही तो है V और R का रिलेशन। अब हम उसका डिफरेंशियल कर देंगे, डी डी आर ऑफ V कहलाएगा 4/3 इंटू 3r²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4πr²। ये आपका डी ऑफ V आ गया। अब बताइए R इक्वल टू, उसने कितना दिया, जब रेडियस हमने यहाँ पे ये पता है क्या आया, जब हमने गोलाकार गुब्बारे को देखा था तब उसकी रेडियस R थी, वॉल्यूम V था, ठीक है। जब उसकी रेडियस R थी तो उसके वॉल्यूम में चेंज इतना हो चुका था, ठीक है ना, यही तो है। लेकिन वो कह रहा कि यदि रेडियस 7 है, यदि रेडियस 7 है तो R के स्थान पर 7 रख देना। तो आप क्या करेंगे, डी आर ऑफ V R इक्वल टू 7 पर निकालेंगे, 4 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R² हो जाएगा 49। R 7 दिए ना, आपको समझ में आया कि नहीं आया। फिर हमने आपको ये समझा दिया था कि एक स्फेरिकल बैलून है और फाइंड द स्फेरिकल बैलून है और उसमें रेडियस R वेरिएबल है, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम की जगह हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया इज इंक्रीज विद रिस्पेक्ट। अगर हमसे पूछा जाए कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ रही है उसके कर्व सरफेस एरिया में चेंज क्या होगा, तब हम क्या करेंगे बताइए आप। उसने हमसे पूछा कि डी ऑफ S बताइए, तो हम आपसे कहेंगे S और R में रिलेशन होता है क्या, गोले के वक्र पृष्ठ और गोले की रेडियस में रिलेशन होता है। आप क्या कहेंगे, S इक्वल टू 4πr²। अब आप डी ऑफ S निकाल देंगे, ठीक है ना। यही तो हमने समझाया है ना। अब तो समझ में आया, तो उतार लीजिए। फिर इतना सा क्वेश्चन, इतना बड़ा लिखना पड़ता है, इतना सा उतारिए आप जल्दी से। देखिए ये वाला आपका उतर गया होगा। इस प्रकार से आपका पहला पार्ट यही समाप्त होता है। ये हमारा परिचय था। सेकंड पार्ट को हम और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।